हिंदुस्तान में एक सुल्तान ऐसा भी था कि जब तक जिंदा रहा तब तक ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि वो हिंदुस्तान पर कभी काबिज नहीं हो सकते। जंग के दौरान एक अंग्रेज ऑफिसर ने जब उसकी लाश देखी तो उसने कहा, अब हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए एक आखिरी मजबूत दीवार थी। वेलकम टू द एम्पायर्स हिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही शेर मैसूर टीपू सुल्तान की अजीम दास्तान दिखाएंगे। टीपू सुल्तान से पहले उनके वालिद हैदर अली मैसूर के हुक्मरान हुआ करते थे, जिनका 21 साला दौरे हुकूमत अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में ही गुजर गया। 1782 में हैदर अली के दुनिया से गुजर जाने के बाद तख्ते मैसूर पर टीपू सुल्तान विराजमान हो गए। पर मैसूर की हुकूमत कोई फूलों का बिस्तर नहीं थी। इसका मेन कारण था इसकी ज्योग्राफी। रियासत मैसूर, जिसमें आज के कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के काफ़ी हिस्से शामिल थे, साउथ इंडिया की ये एक बड़ी रियासत थी। लेकिन इस रियासत के साथ एक मसला था। इस रियासत के 3 बड़े दुश्मनों की सरहदें इससे लगती थीं। कुछ ईस्टर्न और साउदर्न रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी और मिलिट्री बेस आज का चेन्नई यानी मद्रास में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके के साथ ईस्ट में हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, जो कि अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा है। और नॉर्थ की तरफ मराठा थे, जिनकी एम्पायर मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी। और मैसूर के वेस्ट में था अरेबियन सी। रियासत मैसूर चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई थी और टीपू को ना कोई मदद मिल सकती थी और ना ही वो पीछे हट सकता था। इस खतरनाक ज्योग्राफी के साथ साथ मैसूर रियासत हिंदुस्तान की एक दौलतमंद रियासत भी थी और मैसूर के लोगों की आमदनी भी हिंदुस्तान की बहुत सी रियासत के लोगों से कई गुना ज़्यादा थी। रियासत के तीनों तरफ मौजूद दुश्मनों के एक वाहिद मकसद था मैसूर पर कब्जा करना। लेकिन टीपू हार मानने वालों में से नहीं था। टीपू सुल्तान ने अपने दुश्मनों से समझौता करने की भी कोशिशें की, लेकिन ये सारे समझौते नाकाम साबित हुए। आखिर में टीपू सुल्तान को अपने मुखालिफिन से जंग ही करना पड़ा। इन जंगों में टीपू सुल्तान ने अपने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे कर दिए, लोग उन्हें शेर मैसूर कहने लगे। अंग्रेजों के खिलाफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर छिड़ी जब अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया। ये वही जंग थी जिसके दौरान टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की वफात हो गई थी। लेकिन टीपू सुल्तान ने तख्त पर बैठते ही अंग्रेजों को एक के बाद एक शिकस्तें दे डाली। फिर उसने बेंगलोर में मौजूद ब्रिटिश लश्कर को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान की तारीख में अंग्रेजों को ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त पहले कभी नहीं मिली थी। इसके बाद हारी हुई ब्रिटिश फौज ने सुलह करने की पेशकश की। अगर टीपू सुल्तान इस जंग को जारी रखता तो शायद साउथ इंडिया में मौजूद मद्रास, जो कि अंग्रेजों का सेंटर था, वहां पर भी काबिज हो सकता था। लेकिन 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध विराम का समझौता कर लिया। टीपू सुल्तान ने शासन संभालते ही नए लोगों को अपने दरबार में जगह दी, जिससे पुराने दरबारी नाराज हो गए। इनको लगने लगा कि टीपू सुल्तान उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। इसी दौर में टीपू की रियासत में कई बागी पैदा होने लगे। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के दारुल हुकूमत श्रीरंगापट्टनम में जासूस भेजा, जहां उसने नाराज और लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन वक्त रहते ही इस साजिश का पर्दाफाश हो गया और गद्दारों को और जासूस को सजाए मौत दे दी गई। इसके बावजूद भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के कई गद्दारों से गठजोड़ कर लिया। लेकिन फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस तन्हा टीपू सुल्तान के सामने आने से डरता था। इसीलिए उसने निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा एम्पायर को भी साथ मिला लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पिछले जंगबंदी के एग्रीमेंट को रद्द कर दिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। सबसे पहले उसने मैसूर के अहम शहर बेंगलुरु पर कब्जा कर लिया। लेकिन टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए उसकी फौज को बेंगलुरु में घेर लिया। जब टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस पर फाइनल अटैक करने वाला था, तभी उसकी फौज में मौजूद गद्दारों ने हमले की पूरी जानकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचा दी। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद न सिर्फ ये कि वो बचकर निकल गया, बल्कि एक लंबा चक्कर काट कर
रियासत मैसूर की राजधानी की तरफ बढ़ चला, मगर रास्ते में ही उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। इसकी वजह ये थी कि उसकी फौज बुरी तरह थक चुकी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के एलाई निज़ाम और मराठास, जिन्होंने इस जंग में अंग्रेज़ों की मदद करने का वादा किया था, वो भी मदद को नहीं पहुंचे थे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ये समझ चुका था कि इस हालत में अगर उसने अपनी थकी हुई फौज के साथ टीपू सुल्तान पर हमला किया तो सिवाय शर्मनाक हार के कुछ और हाथ नहीं लगेगा। उसने फौरन अपनी फौज के साथ वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। यहाँ पर टीपू सुल्तान को भागती हुई अंग्रेजी फौज का पीछा करके तबाह करना था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस सही सलामत बचकर अपने अलाइस निज़ाम और मराठों से जा मिला। अब की बार ये तीनों ताकतें पूरी तैयारी के साथ मैसूर की दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम पर टूट पड़ी। अब ये लगने लगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बचकर जाने देकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब रोज़ बरोज़ श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा सख्त होता जा रहा था। ऐसे में टीपू सुल्तान ने हार मान ली और खुद सुलह की पेशकश की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले टीपू सुल्तान की आधी सल्तनत और करोड़ों रुपया मांग लिया। कुछ अपनों की गद्दारी और कुछ गलतियों के सबब टीपू सुल्तान की ताकत पर ऐसा जख्म लगा जिसके बाद हालात बद से बदतर होते गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथों शिकस्त के बाद टीपू सुल्तान पर अंग्रेज़ों से बदला लेने का ऐसा जुनून सवार हो गया कि टीपू सुल्तान ने ये अहद कर लिया कि जब तक वो अंग्रेज़ों को धूल नहीं चटा देंगे तब तक वो पलंग पर नहीं बल्कि फर्श पर सोया करेंगे। टीपू ने एक घड़ी भी बनवाई जिसमें शेर एक बरतानवी फौजी का गला दबोचता नजर आ रहा है। इस रियासत का हुक्मरान बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हो और आधी सल्तनत भी छिन चुकी हो, आसपास ताकतवर दुश्मनों से भी घिरा हुआ हो, तो उसका ज़्यादा समय तक बरकरार रहना एक चमत्कार ही हो सकता था। इतनी कमजोरियों के बावजूद भी टीपू सुल्तान को उम्मीद थी। माजी में बरतानिया के बदतरीन दुश्मन फ्रांस से टीपू सुल्तान ने फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के पास अपने एक सफ़ीर से मदद की रिक्वेस्ट भी भेजी थी। नेपोलियन ने भी टीपू सुल्तान को जवाब में एक खत लिखा जिसे रास्ते में अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। जब नेपोलियन फौज लेके इजिप्ट पर हमला करने निकला तब बरतानिया ने यह समझा कि नेपोलियन हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है। तो ये बातें काफ़ी समय तक चलती रही, क्योंकि उस वक्त एक इंफॉर्मेशन समंदर पार जाने में महीनों का वक्त लग जाता था। अब टीपू सुल्तान अपने दुश्मनों में चारों तरफ से घिर चुका था, पर अंग्रेज़ों को ये खौफ मुसलसल सता रहा था कि अगर फ्रांस टीपू सुल्तान की मदद को पहुंच गया तो हिंदुस्तान पर कब्जे का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। उनका ये डर एक हद तक सच भी था, क्योंकि कुछ ही दशक पहले फ्रांस ने ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी अमेरिका में अमेरिकन जंग आज़ादी के हीरो जॉर्ज वॉशिंगटन को मदद देकर आज़ादी हासिल करा दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली टीपू के सभी बागियों से मुलाकात करके ये बात कर चुके थे कि जैसे ही हमला शुरू होगा तो कमांडर्स हथियार डाल देंगे। मतलब इस जंग का नतीजा पहले से ही तय हो चुका था। अब ब्रिटिशर्स ने समझौता रद्द कर दिया। उन्होंने ये कहा कि टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ साजिश कर रहा है। फरवरी 1791 में अंग्रेजी फौज ने चारों तरफ से मैसूर पर हमला बोल दिया। टीपू सुल्तान ने हमलावरों के खिलाफ एक लश्कर रवाना कर दिया, लेकिन कमांडर्स ने दुश्मनों पर हमला करने के बजाय उनको बचने का मौका देने लगे। दरअसल गद्दारों ने टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के सामने बेयार और मददगार छोड़ने का इरादा कर लिया था। फिर टीपू सुल्तान खुद फौज लेकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैदान में निकल गया, लेकिन काफ़ी नुकसान उठाने के बाद टीपू सुल्तान पीछे हटकर श्रीरंगपट्टनम में डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार कर ली। 1799 में हमले के कुछ महीने बाद ही अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा कर लिया। अब टीपू के गद्दारों ने ये बता दिया कि शहर की दीवार का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। अब अंग्रेज़ों ने इसी हिस्से को निशाना बनाया और दीवार को तोड़कर रास्ता बना लिया। एक दिन आधी रात को टीपू सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने दीवार के पार आकर अंग्रेज़ों से खुफिया मुलाकात की और ये कन्फर्म किया कि अगली सुबह अंग्रेज़ फौजी जब उस दीवार पर हमला बोलेंगे
तो वहां मौजूद फौज को मीर सादिक आसानी से हटा लेंगे। 4 मई के दिन को सुल्तान दोपहर को खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके एक तोपखाने के कमांडर को शहीद कर दिया गया है। इतना सुनते ही टीपू सुल्तान किले से बाहर निकला, पर जैसे ही वो किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने अंदर किले का दरवाजा बंद कर लिया ताकि टीपू वापस किले में न दाखिल हो सकें। अब अंग्रेज टूटी दीवार के हिस्से से शहर में दाखिल होने लग रहे थे। यहाँ से गद्दारों ने फौज भी हटा ली थी। अब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से आखिरी बार टकराने का फैसला कर लिया था। टीपू सुल्तान के साथ सिर्फ चंद वफादार ही थे। सुल्तान ने एक सिपाही से बंदूक ली और अंग्रेजों पर फायरिंग खोल दी। उसके साथ उसके चंद वफादार भी जी तोड़ कर लड़े, पर जल्द ही धीरे धीरे मारे जाने लगे। बल्कि जंग के दौरान खुद सुल्तान को भी गोलियां लग गई और वो भी बुरी तरह जख्मी हो गया। ये सूरत हाल देखकर एक शख्स ने कहा कि सुल्तान, आप अंग्रेज़ों को बता दें कि आप कौन हैं, तो अंग्रेज़ आपका यकीनन एहतराम करेंगे। इस बात पर शेर मैसूर ने वो अल्फाज कहे जो इतिहास में अमर हो गए। टीपू सुल्तान ने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर होती है। शेर मैसूर तब तक डटा रहा जब तक बेजान होकर गिर ना गया। अंग्रेजों को भी नहीं पता था कि बाहर लड़ रहा ये शख्स मैसूर का सुल्तान फतेह अली टीपू है। टीपू सुल्तान जब जख्मों से चूर होकर गिरा तब एक लालची अंग्रेज ने सुल्तान के पास मौजूद हीरो की पेटी निकालने के लिए आगे बढ़ा तो सुल्तान ने अपनी तलवार से उस पर ऐसा वार किया कि उसकी टांग बदन से अलग हो गई। फिर अंग्रेज ने पलटकर गोली चलाई तो वो गोली टीपू सुल्तान के सिर पर जा लगी, जिससे शेर मैसूर शहीद हो गए। तब तक ये बात पूरे महल में सबको पता चल चुकी थी कि मीर सादिक ने धोखे से फौज को दीवार से हटाया था। तो सिपाहियों ने मीर सादिक को वहीं गोली मार के ख़त्म कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बरतानवी फौज शहर पर काबिज हो चुकी थी। टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में ही दफन किया गया। टीपू सुल्तान की शहादत के वक्त उनकी उम्र 49 साल थी, इसीलिए उन्हें 49 तोपों की सलामी दी गई थी। टीपू सुल्तान की शहादत के सिर्फ 59 साल बाद 1857 में पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश झंडा लहरा रहा था। तो ये रही शेर मैसूर टीपू सुल्तान की ज़बरदस्त बायोग्राफी आपके सामने।